सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है। कोई ऐसा काम या कोई ऐसा एक्शन जो हमेशा फ्यूचर में ही होगा, उसका प्रेजेंट और पास्ट से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? अगर हिंदी वाली टेंस की बात करें तो लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जैसे गा है, गी है या गे है। ठीक है, इस तरीके के वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लास्ट में। लेकिन दोस्तों, अगर इंग्लिश में पहचानना है तो इंग्लिश में पहचानने के लिए आपको नीड होगी स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की नीड होती है, आप जानते ही हैं। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे शैल या यूज करेंगे दोस्तों विल। फिर इसमें हम यूज कर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम नाउन या प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। इंग्लिश में हम पहचान सकते हैं कि जहां भी विल या शैल आएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर नंबर 2। अगर दोस्तों इसका नोट लगाना हो तो जो मॉडल्स वर्ब आई है ये हमारी, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, शैल या विल, इसी के बाद नोट लगा देंगे। यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसी के बाद क्या लगा देंगे दोस्तों? नोट लगा देंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सारे स्ट्रक्चर सेम रहना है ना। क्लियर है? अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में आपको बताते आ रहा हूं, इस मॉडल्स को रख देंगे स्टार्टिंग में। यानी कि शुरू में क्या की इंग्लिश यूज करेंगे हम? सेल या यूज करेंगे हम बिल, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट। नोट होगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन या प्रोनाउन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4 समझ लेते हैं हम। स्ट्रक्चर नंबर 4 है हमारा। जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है ना, इसी से पहले बस क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। यानी कि जब सेंटेंस इस तरीके के आते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या करोगे, तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश हम बनाते हैं। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर नंबर 3 आप देख रहे होंगे वो कुछ सेम लिखना है, मुझे कुछ नहीं करना। सेल या बिल, प्लस हम यूज कर लेंगे सब्जेक्ट नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, जैसे हम नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? और इसमें दूसरी बात आपको ये याद रखनी है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारा पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं तो उसमें अगर हम बात करें आई और बी की, ये क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो दोस्तों इनके साथ हम यूज करेंगे सेल का। लेकिन अगर इससे अलग कोई भी सब्जेक्ट हो, अदर्स का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके साथ यूज करेंगे हम बिल का। लेकिन दोस्तों अगर यही कंडीशन हमारी जस्ट रिवर्स हो जाए, यानी कि रिवर्स का मतलब हो गया कि किसी भी सेंटेंस में कोई काम किसी से प्रेशराइज कराया जा रहा हो। प्रेशराइज का मतलब होता है जबरदस्ती कराया जा रहा हो, धमकी दी जा रही हो, किसी प्रकार की अनिवार्यता बताई जा रही हो, या किसी को आदेश दिया जा रहा हो, तो आप फिर ये कह सकते हैं, फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट होगा उसके साथ यूज कर लेंगे हम सेल, और जो आई और बी होंगे उसके साथ यूज करेंगे हम विल। किस कंडीशन में करेंगे? कंडीशन ये होगी कि जिस सेंटेंस में भी लग रहा है कि हमें वो काम तुम्हें बाध्यता डालना है या आदेश दे रहा है या अनिवार्य ही करना है या कोई धमकी दी जा रही है, एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके साथ हम यूज कर लेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे इसका। क्लियर है? अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, वह एक पत्र लिखेगी। ठीक है भाई, एक सेंटेंस लिख लेते हैं एग्जाम्पल के बेस पे। वह एक पत्र लिखेगी, ये सेंटेंस है। तो इसका अगर हम ट्रांसलेट बनाना चाहें तो वह लड़की है तो क्या आएगा? सी यूज कर लेंगे, और सी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे हम? विल, क्योंकि इसमें कोई सेंटेंस में बाध्यता नहीं है, कोई धमकी नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो सी विल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे राइट ए लेटर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, इसका हमने ट्रांसलेशन कर लिया है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं। सबसे पहले किस सब्जेक्ट की इंग्लिश आनी थी, किस सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल में या सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमारा। क्लियर है? अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, जैसे मैं आपसे बोलूं नेगेटिव सेंटेंस, हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे। भैया अगर हम सेंटेंस बोले हैं कि हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे,
तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए सेंटेंस में कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं है, तो हमने बताया कि बी के साथ क्या यूज करेंगे हम? सेल यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट आ जाएगा इसका बी, उसके बाद सेल। सेंटेंस नेगेटिव है तो सेल के बाद ही नोट लगाना है। और बात एक्शन क्या हो रहा है इसमें? जाने का, तो जाने की इंग्लिश गो होती है। गो टू किस में? यानी कि पार्टी में। तो बी सेल नॉट गो दिस पार्टी। यहाँ टू नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे दिस पार्टी। ठीक है भाई, तो यहाँ यूज करेंगे हम दिस पार्टी। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अगर आप गो की जगह यूज करना चाहो तो अटेंड भी लगा सकते हैं। अटेंड का मतलब होता है किसी की पार्टी अटेंड करना। ठीक है, अटेंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार का कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। अब जैसे मैं एक सेंटेंस और बोलूँ आपसे, क्या भारत विश्व कप जीतेगा? देखिए एक सेंटेंस लिखा रहा हूं मैं आपको। तीसरा सेंटेंस है, क्या भारत विश्व कप, वर्ल्ड कप जो होता है हमारा, विश्व कप जीतेगा। ठीक है, ये लिखा दिया हमने। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या क्या के लिए क्या यूज कर लेंगे हम? कोई सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इसका? भारत है, इंडिया है। शुरू में क्या यूज करेंगे हम? बिल। फिर उसके बाद एक स्टेप खड़ा हो भी, बिल इंडिया विन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप लास्ट में क्या यूज कर लेंगे? क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये ऐसे कैसे बना सकते हैं? अगर हम फोर्थ स्ट्रक्चर जो इसका लिखा है हमने, उसके ऊपर मैं कोई एक सेंटेंस बोलता हूँ। लिखिए, आज रात वह क्या पढ़ेगा? आज रात वह क्या पढ़ेगा? लिखिए भाई, आज रात वह क्या पढ़ेगा। तो इसमें क्या आ गया है? क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले व्हाट, उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे हम? बिल या सेल। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आज रात वह सब्जेक्ट है तो क्या यूज कर लेंगे हम? विल ही रीड या स्टडी लिख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, स्टडी क्या पढ़ेगा? तो ऑब्जेक्ट इसका है नहीं, लेकिन आज बोला है तो टू नाइट इसका क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, टू नाइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये चार सेंटेंस मैंने सिखाए हैं आपको, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखे हैं उसके ऊपर हो गए हैं। एक एक हिंदी वाला सेंटेंस और इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, अब मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे किसी सेंटेंस में कोई बाध्यता दी जा रही हो या धमकी दी जा रही हो, तो इससे के चार एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यह लिख सकते हैं एक सेंटेंस, मैं तुम्हें मार दूंगा। बोलते हैं ना, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। क्या यहाँ पर? धमकी। तो जब इसके इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या यूज करेंगे? आई के साथ बिल यूज करेंगे, जबकि आना क्या चाहिए था? सेल। लेकिन धमकी की वजह से क्या आएगा यहाँ पे? बिल। आई विल किल यू। लेकिन हम ओरली जब स्पीकिंग करते हैं तो हम ये बोलते हैं ओनली, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आई किल यू है ना, आई किल यू। जबकि ये अकॉर्डिंग टू मीनिंग गलत होता है, आई किल यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं तुम्हें मारता हूँ। ठीक है, तो इसमें धमकी नहीं है सेंटेंस में। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं जब बोलते हैं तो आई किल यू। नॉर्मल बात है, लेकिन हम वास्तविकता में हमें सेंटेंस क्या बोलना चाहिए? आई विल किल यू। ठीक है, इसमें क्या है? धमकी है, इसलिए हमने आई के साथ क्या यूज करा है? विल यूज करा है। और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ऋतु एक गीत जरूर गाएगी। मैंने बोला चलो ऐसे लिख लिए, सानिया एक गीत जरूर गाएगी। तो यहाँ पे क्या है? इस क्वेश्चन में कोई भी काम जबरदस्ती कराया जा रहा है, यानी कि अनिवार्य कर दिया है, बिल्कुल नेसेसरी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सानिया है तो लिख लेंगे सानिया। सानिया के साथ आप हमें देखिए क्या यूज करेंगे? सेल यूज करेंगे। आना क्या चाहिए था? विल ही आना चाहिए था। सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। जैसे एक सेंटेंस और बोलूं मैं, तुम्हें कल यहाँ आना ही होगा, है ना। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है।
तुम्हें कल यहाँ आना ही होगा। ये सेंटेंस हो गया। तो क्या क्या बनाएंगे हम इसको, जैसे ट्रांसलेट करेंगे तो तुम्हें आना होगा तो यू, और यू के साथ देखिए बिल आना चाहिए था, हम यूज करेंगे यहाँ पे सेल। यू सेल कम हेयर, कम हेयर टुमारो। वैसे टुमारो को क्या समझ लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये एक एडवर्ब होता है जो टाइम को बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं इसको, ठीक है। और हेयर भी क्या होता है, ये एडवर्ब होता है ये भी। और ये क्या बताता है, किसी एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये प्लेस को बताता है। यहाँ वहां इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, हेयर देयर, ये एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, ध्यान रखना है इस चीज का। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब चीजें ये समझ में आएंगी आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, या किसी भी पार्ट का एक्टिव कैसे बनेगा या पैसिव कैसे बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब सब इसी के ऊपर खेला है इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहचानना किसी भी वाक्य में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कवर कर लिए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।